अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन मैन, जो कि क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 गैशियस एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इन सारी डायग्राम्स को देखते हुए मैं इसकी डिटेल डिस्कशन आपको प्रोवाइड करूँगी और इनके मैकेनिज्म को यहाँ पे स्टडी करेंगे। किस तरह जो है ह्यूमंस के अंदर गैसेस का तबादला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाया जाता है। ठीक है ना। तो हम इस पूरे प्रोसेस को इन डायग्राम्स की हेल्प से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज को स्टार्ट करें, मैन के अंदर गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस को, तो गैसेस का तबादला जो होता है ना ह्यूमंस के अंदर, वो एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम की हेल्प से होता है। ठीक है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जिसके ज़रिए ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑर्गन सिस्टम जो इस गैसेस के तबादले के अंदर जो है वो शामिल होता है, इस गैसेस का तबादला जो ऑर्गन सिस्टम करवाता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, these organ system are called as the रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन ऑर्गन सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। क्लियर। ठीक है, तो इन ऑर्गन सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दे देते हैं। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से ही हम सांस लेते हैं। थ्रू दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम वी ब्रीथ। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से ही हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ मेन पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, इस जो है वो गैशियस एक्सचेंज करवाने के लिए, ठीक है ना, कुछ मेन पार्ट्स हैं जो इस गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली वो मेन पार्ट्स जो गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, मेन पार्ट्स, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस। तो वो हमारे पास स्टार्टिंग है नोज। ठीक है, नोज है। ठीक है, नोज के अंदर कौन सी चीज़ हवा को अंदर लेके और बाहर लेके जाती है? ये नोस्ट्रिल्स, जिसको आप कहते हो नथने। ठीक है, जो आपके ये नथने हैं, दो सुराख हैं, ये क्या करते हैं? ये हवा को बाहर और अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। नोस्ट्रिल के आगे ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये पाइप लाइक ये है नेजल कैविटी। तो एक है नोस्ट्रिल, सेकेंड इज नेजल कैविटी। ठीक है, अच्छा, नेजल कैविटी के आगे है आपका गला। ठीक है, फेरिंग्स, जहाँ से खुराक भी गुजरती है, जहाँ से हवा भी गुजरती है। ठीक है, नेजल कैविटी से आगे क्या है आपका देखो, अगर तो खुराक लेके आनी है इस फेरिंग्स में तो बक्कल कैविटी से आएगी, अगर हवा लेके आनी है इस फेरिंग्स में तो नेजल कैविटी से आएगी। ठीक है, तो नेजल कैविटी से आगे जो पाइप थोड़ा सा लगा हुआ है वो है हमारा फेरिंग्स, यानी कि गला। ठीक है, अच्छा, अब फेरिंग्स की भी बात कर ली, अब हम इसकी फेरिंग्स की भी बात की है। अब फेरिंग्स के बाद सेकंड पोर्शन होता है लैरिंग्स। इट इज़ बेसिकली फॉर एयर। तो लैरिंग्स बेसिकली एयर के लिए है, सेपरेट, इसमें से कोई खुराक वगैरह नहीं गुजरेगी। ठीक है ना, इसके ऊपर जो है वो एक ढक्कन लगा दिया जाता है। ठीक है ना, एक फ्लैप लगा दिया जाता है कार्टिलेज का, जिसकी मदद से क्या होता है, ये बंद हो जाती है। जब भी आप खाना खा रहे होते हो तो इसको लैरिंग्स को बंद कर दिया जाता है कि कहीं इसमें खाना ना अटक जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिकली है हवा के लिए, खुराक वगैरह के लिए नहीं है। तो लैरिंग्स नेक्स्ट, फेरिंग्स के बाद हवा गुजरेगी लैरिंग्स में से, लैरिंग्स के बाद हवा गुजरेगी नेक्स्ट, ये जो है रेड कलर से मार्क किया गया, ये है ट्रैकिया। ठीक है, जिसको आप विंड पाइप भी कहते हो। ठीक है, ट्रैकिया ने कहाँ पे जाके ओपन होना है? ट्रैकिया ने डिवाइड करना है फर्दर ट्यूब्स में। ठीक है, उसकी हम इसमें डिटेल डिस्कशन करते हैं टॉपिक में ही, और इसने उन ट्यूब्स ने जाके ओपन होना है लंग्स में। तो बेसिकली मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज नोज, नेजल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमने बात की इनके मेन पार्ट्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम की लोकेशन की। ठीक है ना, इस ऑर्गन सिस्टम की लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो ये सारे ऑर्गन सिस्टम है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग जो होती है ना इन ऑर्गन सिस्टम की, वो स्कल से होगी।
हमें पता है ना, स्कल वाले रीजन में ही ये हमारे पास मौजूद होंगे, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नेजल कैविटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक, फेरेंक्स जो है ये कहाँ पे है, नेक। नेक में आपका गला, गला कहते हैं ना, गला, नेक और गला मोस्टली लोग एक ही चीज़ को लेते हैं, ठीक है। तो ये जो गला हमारा है, जहाँ से जो है चीज़ें गुजरती हैं, ठीक है ना, खुराक बक्कल कैविटी से होकर फेरेंक्स से गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद हवा जो है वो नेजल कैविटी से, ये नेजल कैविटी से होकर फेरेंक्स में आएगी। तो ये क्या बेसिकली ये नेक वाले रीजन में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पोर्शन है, ये कहाँ पे है, ये हमारे पास ये वाला हिस्सा ये चेस्ट में मौजूद है, चेस्ट में मौजूद है, ठीक है। चेस्ट में बेसिकली एक कैविटी है, एक खाली स्पेस है, जिसको आप कहते हो थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। कि एक इंसान है, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोरेसिक रीजन है, और पेट वाला हिस्सा है एब्डोमिनल रीजन है। तो जो ऊपर चेस्ट वाला हिस्सा है, इसको आप थोरेसिक रीजन कहते हो, और उसमें जो खाली स्पेस होती है चेस्ट वाले रीजन में, उसको आप थोरेसिक कैविटी कहते हो। और जो पेट वाला रीजन है वो एब्डोमेन है, और उसमें जो खाली स्पेस है पेट वाले रीजन में, जहाँ पे सारे ऑर्गन्स वगैरह जो हैं वो रखे गए हैं, ठीक है ना, स्टमक वगैरह जहाँ पे रखा गया है वो कौन सा है, वो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रखा गया है, और वो एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, यू कैन सी हियर, जो ये पेयर है लंग्स का, ये दो जो पेयर, सॉरी, ये एक पेयर बनाया हुआ है, दो लंग्स मैंने बनाए हुए हैं, ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी में मौजूद है। पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स का पेयर जो है वो प्रेजेंट है इन थोरेसिक कैविटी। तो इस इन लंग्स का काम क्या होता है, ये लंग्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। दिस पेयर ऑफ लंग्स इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में किस तरह कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाता है और ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लेके आया है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस की गई कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आया था, यहाँ पे कैपिलरीज लेके आई थी, इन एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द वो थी, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, भी मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। और तो उस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया जाता है, और यहाँ पे इन खाली स्पेसिस में मौजूद ऑक्सीजन दी जाती है ब्लड के अंदर, ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे उस ऑक्सीजन को, ठीक है, क्लियर। तो ये इसकी लोकेशन की हमने बात की, मेन पार्ट्स की बात की, इंट्रोडक्शन ली। अब हम नेक्स्ट इसको डिटेल देखते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो होता है ना, O2, ठीक है, O2 कहाँ पे लेके आया जाता है, लंग्स के जरिए लेके आया जाता है, और उसको जो है वो ऐड करवाया जाता है ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजन को ब्लड में आपने ऐड करवाना है, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन को क्यों ऐड करवाना है, ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं, ऑक्सीजन की ही इतनी ज़रूरत क्यों है, इतना पूरा सिस्टम ड्रा कर दिया गया है सिर्फ एक ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है फ्यूल के तौर पर, ठीक है। हाँ, आपने जो है वो चैप्टर नंबर जो है बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है, मुझे नंबरिंग उसकी आई थिंक चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है ना। बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, करब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती थी वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में ही हो रहती थी, ऑक्सीजन का उस पर एज इट इज़ कोई फर्क नहीं था। लेकिन उसके बाद जो करब साइकिल चलाया जाता था, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया में रन करवाई जाती थी, वो जस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाई जाती थी, और इन प्रोसेसिस से 36 ATP प्रोड्यूस होते थे। अगर ये प्रोसेसिस जो है वो ना हो, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होती थी, तो जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो करब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलती थी, तो बड़े हार्डली कुछ ATPs के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते थे, मतलब दो या चार ATP जो है वो एक्सपेक्टेडली इतने प्रोड्यूस होते होंगे, ठीक है ना, तो वो होते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो करब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 36 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते थे, ठीक है, जस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसी वजह से अगर कोई भी टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन नहीं रिसीव करता है, इफ़ एनी टिश्यू डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन, तो वो एक कंडीशन में चले जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को आप कहते हो साइनोसिस,
ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, साइनोसिस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज़ में, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल राइज करने को कहते हैं इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टिश्यू की डेथ हो जाती है। ठीक है ना। जिस तरह के जब हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन हमारे पाँव के टिश्यू तक भी पहुंचेगी, सर से लेकर पाँव तक खून इस ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। इस ऑक्सीजन को ब्लड तक जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पहुंचाता है, और ब्लड जो है वो नेक्स्ट इस ऑक्सीजन को जो है वो जो आपका खून है वो नेक्स्ट इस ऑक्सीजन को सर से लेके पाँव तक ट्रांसफ़र करता है। अगर आपके जो पाँव तक ऑक्सीजन ना पहुंच सके तो पाँव के टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाएगी, वो नीले हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, काम करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ठीक है। बेसिकली अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके दो पोर्शन होते हैं, टू पोर्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो एक पोर्शन है अपर पोर्शन और दूसरा है हमारे पास लोअर पोर्शन। ठीक है। तो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में इसको इसलिए डिस्टिंग्विश किया जाता है क्योंकि अगर कभी कभार आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पता लगाना कि लोअर पोर्शन में है या फिर अपर पोर्शन में है, कि वो जो है वो इन्फेक्शन फेरेंक्स में हुआ है, गला ख़राब है, गले में हुआ है, ठीक है ना, गले की किसी नाली में हुआ है, आपको ब्रोंकाइटिस का कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना, आपको कोई जो है वो ट्रैकिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, आपको कोई लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, नमूनिया हुआ है, तो इन पार्ट्स के अंदर इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर ये मौजूद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर हुए इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाए। जिस तरह के अगर नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स में जो है ये यहाँ तक ये कौन से हैं, अपर पोर्शन है, तो यहाँ तक अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर कहते हैं आपके अपर पोर्शन में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर फिर आपको कहेंगे कि आपके जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है इन पार्ट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है सिस्टम, दो वो कहता है नोस्ट्रिल्स हैं, तो टू में साथ साथ लिखती भी जाती हूँ, टू नोस्ट्रिल्स। तो दो ये जो आपके नथने हैं नाक के शुरू में दो सुराख हैं, यहाँ से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करवा दिया जाता है। ठीक है। तो ये दो नोस्ट्रिल्स हैं। ठीक है। इन नोस्ट्रिल्स ने आपस में सेपरेट होना है, जो ये ब्लैक लाइन में ड्रा की हुई है इसको आप सेप्टम कहते हो। तो दीज नोस्ट्रिल आर सेपरेटेड बाय ए सेप्टम। ठीक है। तो सेप्टम ने इन नोस्ट्रिल्स को सेपरेट करना है। ठीक है ना। तो ये सेप्टम एक जो है दीवार है जिसने इसको किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है इन नोस्ट्रिल्स को। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये नोस्ट्रिल्स जो होते हैं ना ये एक कैविटी में ओपन होते हैं अंदर की तरफ जाके। ठीक है। तो ये कैविटी में दोनों आपस में मिलते हैं, तो आप देख सकते हो दीवार थी, अंदर जाके रास्ता खुला हो गया, तो ये दोनों नोस्ट्रिल आपस में मिलेंगे एक कैविटी में। उस कैविटी को आप कहते हो नेजल कैविटी। ठीक है। मतलब एक खाली स्पेस है ना जहाँ पे जाके हवा ने इधर जो है वो दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर इंटर होने वाली, ये इसमें से एक हवा गुजरी थी, इसमें से हवा गुजरी थी, दोनों ने आपस में यहाँ पे आके कंबाइन होना, क्योंकि ये एक कंबाइंड थिंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आके ये ओपन हुई नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के पास वो कहता है कुछ मॉडिफाइड बॉन्स होती हैं। दिस नेजल कैविटी कंटेन्स सम काइंड ऑफ द मॉडिफाइड बॉन्स। तो आप ये देख सकते हो ये ब्लैक कलर में जो मैंने की हुई है ये क्या है, ये मॉडिफाइड बॉन्स है नेजल कैविटी में। इसको आप कहते हो नेजल कॉन्चास, नेजल कॉन्चास। ठीक है। अच्छा अच्छा, होता क्या है, ये नेजल कैविटी के अंदर आई है। ठीक है। जिसके अंदर ये नेजल कॉन्चास मौजूद है। तो नेजल कॉन्चास ने क्या करना है, इसने एयर के फ्लो को जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना। इट डायरेक्ट द एयर फ्लो। ठीक है। नेजल कॉन्चास
डायरेक्ट एयर फ्लो, इसने एयर फ्लो नेक्स्ट करनी है, किसमें डायरेक्ट करनी है, फेरेंक्स में। इट डायरेक्ट एयर फ्लो टू दी फेरेंक्स, ठीक है, ये फेरेंक्स की तरफ एयर को फ्लो करता है, ठीक है ना, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एयर को टुवर्ड फेरेंक्स रीजन। अच्छा, तो फेरेंक्स के बाद वो कहता है कि फेरेंक्स के बाद जो पाइप मौजूद है वो किसका है, वो है लैरिंक्स का, ठीक है ना। फेरेंक्स के बाद कौन सी चीज़ मौजूद है, यू कैन सी हियर आफ्टर फेरेंक्स क्या मौजूद है, लैरिंक्स, ठीक है। तो लैरिंक्स के ऊपर कुछ बैंड्स मौजूद हैं, कुछ बैंड्स हैं, स्ट्रेचेबल बैंड्स मौजूद हैं, यू कैन सी हियर सम काइंड ऑफ स्ट्रेचेबल, जो मैंने पिंक से लाइन की हैं, ये बैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो अबव लैरिंक्स सम स्ट्रेचेबल, मैं यहीं लिख देती हूँ, स्ट्रेचेबल बैंड्स, जो स्ट्रेच कर सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेचेबल बैंड्स होते हैं ना, ये अगर जब इनको स्ट्रेच करवाया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। तो ये जो पिंक कलर से मैंने किए हुए हैं, मार के क्या है, वोकल कॉर्ड्स, दीज आर स्ट्रेचेबल बैंड्स इन द लैरिंक्स रीजन विच कैन प्रोड्यूस sound upon stretching. These stretchable bands are called as the vocal cords, ठीक है। जब इन vocal cord में से एयर गुजरती है तो ये फ्लैप करते हैं, लहराते हैं, फ्लैप करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से एयर गुजरेगी क्या करेंगे, ये दे विल फ्लैप। तो जैसे ही ये फ्लैप करते हैं तो वॉइस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। फ्लैप होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, वॉइस प्रोड्यूस होगी, वॉइस की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स का भी नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉइस की प्रोडक्शन होनी है। फेरेंक्स से जब लैरिंक्स में आई तो यहाँ पे बेसिकली क्या मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है स्ट्रेचेबल बैंड्स। जब इन्होंने फ्लैप करना है, जब इसमें से हवा ने गुजरना है, स्ट्रेचेबल बैंड्स में से इसने फ्लैप करना है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होना है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होनी है। इनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, इन स्ट्रेचेबल बैंड्स को, ठीक है। तो इनकी फ्लैपिंग से जो होती है वॉइस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और इसी वजह से इस वॉइस प्रोड्यूसिंग थिंग होती है, जो लैरिंक्स के पास इस वॉइस प्रोड्यूसिंग थिंग की प्रेजेंस की वजह से इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो अपर ओपनिंग होती है ना इस लैरिंक्स की जो ये लैरिंक्स आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर वाली ओपनिंग को कहा जाता है अपर ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड एज द ग्लोटिस, ठीक है। तो इस ओपनिंग को जो लैरिंक्स के ऊपर पाई जाएगी, इसको हम ग्लोटिस का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ग्लोटिस हमेशा ओपन नहीं रहता है, ग्लोटिस को भी क्लोज्ड करवाया जाता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, जिसको आप कहते हो एपीग्लोटिस, ठीक है। तो ये कुछ कार्टिलेज का फ्लैप होता है, जिसने क्या करवाना होता है, इसने क्लोज करवाना होता है ग्लोटिस को। तो यू कैन सी हियर लैरिंक्स के ऊपर था ग्लोटिस, जो कि सुराख था, जो ये पर्पल कलर से मैंने मार्क कर दिया एपीग्लोटिस को, मैंने ये सुराख यहाँ पे बंद करवाया हुआ है। तो ये एपीग्लोटिस ने इसको क्लोज करवा देना होता है, ठीक है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं ना तो क्या होता है, एपीग्लोटिस यहाँ पे आ जाता है अपनी जगह पे, ठीक है। और इस ओपनिंग को क्लोज कर दिया जाता है ताकि जो फूड है वो लैरिंक्स में ना इंटर हो रहे, बिकॉज लैरिंक्स इज ए थिंग विच कंटिन्यूज टुवर्ड विंड पाइप इज ट्रैक, क्या ट्रैक है नेक्स्ट लंग्स में। तो खुराक को, लंग्स को तो नहीं चाहिए ना, लंग्स के अंदर खुराक चलेगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इस गले में से फेरेंक्स तक खुराक आती है, साथ ही इस लैरिंक्स को क्लोज करवा दिया जाता है थ्रू दिस एपीग्लोटस। लैरिंक्स की ओपनिंग यानी कि ग्लोटस को क्लोज करवा देना है, ग्लोटस इज दी ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। तो लैरिंक्स के ग्लोटस को इस एपीग्लोटस ने क्लोज कर देना है। तो जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स यानी कि गला, इसमें से खुराक ने नेक्स्ट जो है वो ईसोफेगस में जाना है, ईसोफेगस से फिर नेक्स्ट स्टमक में इसको ट्रांसफर करवा दी जाना है। अगर इस तरह ना होता, ये एपीग्लोटस ना होता, तो क्या होता कि फेरिंक्स से खुराक जो है वो
क्या करता है वो इस ग्लोटस के ज़रिए, इस ओपनिंग के ज़रिए लैरिंग्स में एंटर होता है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में नेक्स्ट लंग्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिकॉज लंग्स ने कोई भी डायरेक्शन नहीं करवानी, ठीक है ना, लंग्स ने किसी भी किस्म की डायरेक्शन नहीं करवानी, इसका जो है वो रेस्पिरेटरी ये ऑर्गन है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन स्टमक में होनी है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप अगर बोलने लग जाते हो खाना खाते हुए, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये एपिग्लोटस ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो खुराक थोड़ी बहुत इस फेरेंक्स से, इसीलिए कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, कि फिर क्या होगा खुराक जो है वो फेरेंक्स से इस ग्लोटस के जरिए, क्योंकि एपिग्लोटस हट गया जैसे ही आप खाना खाते हुए बोले हो, ठीक है। एपिग्लोटस से फिर हट गया है, ग्लोटस से लैरिंग्स में ट्रैकिया से फिर नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है लंग्स वगैरह में। अगर तो लंग्स तक पहुंच गई तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही आपके इस लैरिंग्स में खुराक आती है तो आपको बहुत बुरी वाली खांसी लगती है, आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है और खुराक को खुद ही बाहर निकाल दी जाती है आपके लैरिंग्स वाले पोर्शन से, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे हमने लैरिंग्स तक बात कर ली है इतने पोर्शन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स से नेक्स्ट जो है वो ये ट्यूब जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, तो ये हमारे पास है ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया और विंड पाइप। तो लैरिंग्स नेक्स्ट जाता है, लैरिंग्स नेक्स्ट कंटिन्यूज टुवर्ड ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया का एन अदर नेम है विंड पाइप, ठीक है। तो ट्रैकिया या फिर विंड पाइप की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप होता है जो गले में प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया के अंदर ना आप ये देखोगे ये ब्लैक कलर से मैंने मार्क की है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग होती हैं, ठीक है ना। तो ट्रैकिया हैव सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स, जीनियस रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि इस ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाती हैं। दीज सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कहीं ये आपस में कोलैप्स ना कर जाए, ये जो पाइप है आपस में जुड़ ना जाए, उसको उससे बचने के लिए यहाँ पे ये ब्लैक कलर की जो है ये कार्टिलेजिनियस रिंग है जो ट्रैकिया वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ट्रैकिया ने नेक्स्ट डिवाइड करना है दो कनाल्स के अंदर। तो आप देखोगे ये इस तरह आ रही थी पाइप, इस तरह दो नालियों के अंदर डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट ट्रैकिया डिवाइड करेगा 2 कनाल्स के अंदर। इन कनाल्स को हम नाम देते हैं ब्रोंकाई का, ठीक है। ब्रोंकाई का इन कनाल्स को नाम दिया जाता है। क्लियर। कैन सी हेयर ये ट्रैकिया आया, नेक्स्ट 2 कनाल्स आई जिसको आप ब्रोंकाई का नाम देते हो, ठीक है। तो जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई ने जो है वो यहाँ तक आई, ठीक है। ब्रोंकाई ने फर्दर डिवाइड करना है ब्रोंकस के अंदर। तो आप देखोगे ये ब्रोंकाई भी नेक्स्ट डिवाइड कर रही है ब्रोंकस के अंदर, ठीक है। तो पहले ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई ने डिवाइड किया ट्यूब्स के अंदर जिसको आप ब्रोंकस कहते हो, ठीक है। मजीद भी इनकी पहले ट्रैकिया था, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकस। तो ट्रैकिया के अंदर क्या मौजूद था, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ठीक है। ब्रोंकाई भी क्योंकि एक पाइप है, इसको भी कोलैप्स होने का खतरा है, तो इसके अंदर भी क्या मौजूद होंगी, यही सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होंगी ब्रोंकाई के अंदर भी, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकस भी एक पाइप है, इसको भी कोलैप्स होने का खतरा है, तो इस ब्रोंकस को कोलैप्सिंग से बचाती हैं कार्टिलेजिनियस प्लेट्स। तो इस ब्रोंकस वाले पोर्शन में क्या मौजूद होंगी, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स। यहाँ कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं होंगी लेकिन कार्टिलेज वाली प्लेट होगी, ठीक है, कार्टिलेज प्लेट्स जो इसको इस ब्रोंकस को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। दीज कार्टिलेज प्लेट्स प्रिवेंट दिस ब्रोंकस फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ब्रोंकस नेक्स्ट फर्दर डिवाइड करता है स्मॉलर जो है वो ट्यूब्स के अंदर, उसको आप नाम देते हो ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फर्दर ब्रोंकस ने डिवाइड करना है स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर जिसको आप ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हो। ब्रोंक्यूल्स ऑलमोस्ट 1 mm तक जो होती है ना वो लॉन्ग होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि ब्रोंक्यूल्स ने फर्दर डिवाइड होना है, फर्दर एंड होना है छोटे छोटे डक्ट्स के अंदर, छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर। तो ब्रोंक्यूल ने फर्दर जाना है कुछ स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होना है जिसको आप कहते हो एल्व्यूलर
डक्ट्स, ठीक है। और इन एल्व्यूलर डक्ट ने फर्दर ओपन होना है कुछ स्मॉल ब्लंट एंड्स के अंदर। ब्लंट एंड मतलब कि आगे से बंद। तो एल्व्यूलर डक्ट ने नेक्स्ट ओपन होना है, जो ट्यूब है ये भी, मतलब ये ट्रैकिया ट्यूब थी, डिवाइड हुई दो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ट्यूब थी, डिवाइड हुई ब्रोंकस में, ब्रोंकस ट्यूब थी, डिवाइड हुई ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल ट्यूब थी, डिवाइड हुई एल्व्यूलर डक्ट में। एल्व्यूलर डक्ट एक ट्यूब है, इसने नेक्स्ट क्या करना है, इसने नेक्स्ट ओपन होना है, ठीक है ना। मतलब कि एल्व्यूलर डक्ट ये ट्यूब है, इसने, ये देखो ये ट्यूब्स हैं एल्व्यूलर डक्ट की, रेड से करती हूँ मार्क, ठीक है। इन सब ने कहाँ पे अपनी हवा लेके आनी है, टू दिस एल्वियोलाई। तो इसने अपनी हवा खारिज करनी है इस एल्वियोलाई ने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ब्रोंक एल्वियोलर डक्ट ओपन इन ए ब्लंट एंड, मतलब आगे से बंद ट्यूब है, जिसको आप कहते हो ग्रेप लाइक ही होता है, इसको आप कहते हो एल्वियोलाई, ठीक है। तो बेसिकली ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ठीक है, ये सारी मिलके क्या बनाती हैं, लंग्स। यू कैन सी हेयर, ठीक है। ब्रोंकाई, ठीक है, जो ट्रैके से डिवाइड की, ब्रोंक्यूल, ठीक है, नेक्स्ट एल्व्यूलर जो है एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है, एल्व्यूलाई, ठीक है, ये सारे कहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर ये मौजूद हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, बेसिकली ये स्पंज की तरह के होते हैं। आप जब कभी देखोगे, अगर आपने जो है वो आपका एक्सपीरियंस हुआ हो लंग्स के साथ, तो आपने देखना है कि इस तरह कोई स्पंज है, ठीक है, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो इस तरह पकड़ के, ठीक है, फ्लफी फ्लफी स्पंजी स्पंजी होता है। तो वो क्यों होता है इस तरह, क्योंकि इसके अंदर एयर सैक्स मौजूद है। यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हो ये छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, ये बलून जो मैंने बनाए हुए हैं ब्राउन कलर के, इनके अंदर हवा भरी होती है, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट लाइक ए स्पंज, ठीक है, वो स्पंज की तरह के होते हैं। बेसिकली हवा पहले यहाँ से नाक में से नोस्ट्रिल से आई, नेजल कैविटी में आई, फेरिंक्स में आई, ठीक है, फिर ये ग्लोटस के जरिए लैरिंक्स में आई, लैरिंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नेक्स्ट जो है वो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलर डक्ट में, एल्व्यूलर डक्ट में से एल्व्यूलाई में जो है एट द एंड हवा आती है। और एल्व्यूलाई में यहाँ पे आके गैसेस का तबादला होना है, ये भी पूरा मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने दो पोर्शन बताए थे। एक था इसका अपर पोर्शन, जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक लोअर पोर्शन। तो हम इनके नाम देख लेते हैं, ये मोस्टली वो पूछ सकता है आपसे एज ए शॉर्ट के अपर और लोअर पोर्शन कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अपर एंड लोअर पोर्शंस। तो अगर हम बात करें ना अपर पोर्शन कौन सा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो हमारे पास होता है ये नोस्ट्रिल, मतलब कि नोजिल लगा लो, या फिर नोस्ट्रिल लिख देती हूँ, नोस्ट्रिल, ठीक है। सेकंड इज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, फिर है फेरेंक्स, ठीक है, देन लैरिंक्स। लैरिंक्स का ऊपर वाला हिस्सा अपर पोर्शन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ फेरेंक्स, सॉरी लैरिंक्स, लैरिंक्स का अपर पोर्शन है इसमें मौजूद। अगर हम बात करें लोअर पोर्शन की, तो लोअर पोर्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो लैरिंक्स का नीचे वाला हिस्सा, लैरिंक्स लोअर पोर्शन, एल लिख देती हूँ इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। मतलब वो सारे ना कलेक्टिवली लंग, एल्व्यूलाई, एल्व्यूलर डक्ट्स, लंग्स वगैरह जो कलेक्टिवली आ जाते हैं, ये सारे मौजूद हैं लोअर पोर्शन में, ठीक है। क्लियर लगी समझ इसकी भी, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन लंग्स को प्रोटेक्ट किस तरह किया जा सकता है, ठीक है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दीज लंग्स, इतने एफिशिएंट ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट किस तरह करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम इनकी प्रोटेक्शन की बात करें ना, तो इनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाइटल है, इस लंग्स के साथ लाइफ एसोसिएटेड है, ठीक है। अगर ये लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो लाइफ का जो है वो एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो लंग्स को जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर रखा जाता है, लंग्स आर प्लेस्ड इन ए
कैविटी, ठीक है, खाली स्पेस के अंदर, उसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक रीजन में ये मौजूद खाली स्पेस को थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसके ऊपर ना रिब्स एक पिंजरा बनाती हैं। ये आपके लंग्स है ना, तो इस तरह ब्लैक से यहाँ पे आपको बताती हूँ, इस तरह एक इनके ऊपर पिंजरा बना होता है। किसने बनाना है ये पिंजरा? योर रिब्स, ठीक है, ये पिंजरा आपकी रिब्स बनाएंगी, ठीक है, आपके लंग्स के ऊपर, ठीक है, फॉर जो है वो प्रोटेक्शन पर्पस, ठीक है। तो ये एक पूरा जाल आपकी रिब्स ने बनाया होता है आपके लंग्स के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा ना एक और चीज़ है जिससे आपकी जो है वो लंग्स एक तो रिब से प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, और एक और चीज़ है वो है लंग्स के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, इनको शॉक से बचाती है। इट एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के पास होता है वाटर। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, ठीक है, जो कि इसकी अपर साइड पे मौजूद है। और इसके पास क्या मौजूद है? इसके पास मौजूद है वाटर, और ये वाटर एक्ट करता है एज ए शॉक अब्जॉर्बर, ठीक है। तो ये शॉक को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, इसीलिए वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। शॉक खुद अब्जॉर्ब कर लेता है ये वाटर, और लंग्स को कोई भी किस्म का धचका नहीं लगने देता। दैट्स वाई इट इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अंदर जो है वो एक बेसिक मैकेनिज्म की, किस तरह होता है रेस्पिरेशन का जी। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर मैकेनिज्म की। तो यू कैन सी हियर, मैंने ये सारी बनाई थी ना एल्व्यूलाई सारी, जो इन जो है एल्व्यूलर डक्ट के आगे, ठीक है ना, तो एल्व्यूलाई मैंने बनाई थी ये वाली। तो आप देख सकते हो कि एल्व्यूलाई, तो मैं इसी को ही यहाँ पे आपके सामने अब डिस्क्राइब करती हूँ। वो कहता है कि जो ये एल्व्यूलाई है ना, ये क्या है? ये वन सेल्ड थिक है, ठीक, इंतहाई बारीक होती हैं, इंतहाई ये जो है वो पतली होती हैं, ताकि इनमें से गैसेस को आसानी से डिफ्यूज़ करवाया जा सके, ठीक है ना। तो ये एल्व्यूलाई है, ठीक है, अंगूरों की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि वन सेल्ड थिक है। आप देख सकते हो ये एल्व्यूलाई के सेल हैं जो कि एक ही लाइन में ड्रा की, इसका मतलब जस्ट वन सेल से ये मिलकर बनी हुई है एल्व्यूलाई की लेयर, ठीक है, बॉडी की लेयर। तो इसके बाहर रेड कलर से मार्क किया ये है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी ने प्रोड्यूस की है थ्रू मेटाबॉलिज्म, तो वो ब्लड ने अब्जॉर्ब करना है बॉडी से और आना है लंग्स के पास, और इस एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, ठीक है। इसके पास है जो बॉडी से आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा इस ब्लड में मौजूद है। और आपको पता है कि बाहर से क्या आई है? ऑक्सीजन कंटेनिंग जो है वो एयर आई है, ठीक है ना। ट्रैक क्या? ट्रैक ऐसे ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, फिर एट द एंड एल्वियोलाई में उस ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर ने आना है। यहाँ पे ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि बॉडी ने क्या चलाना है? क्रब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनाने हैं एट ए टाइम इससे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ब्लड को, ब्लड ने यहाँ से ऑक्सीजन लेना और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में अंदर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड ने, हमने कौन सा ग्लूकोज बनानी है, ठीक है ना, हमने कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो जिसको आपने बॉडी से बाहर निकालना है। तो अब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने इसको देनी है इस खाली स्पेस में जो कि एल्व्यूलाई है, और इस खाली स्पेस में मौजूद जो ऑक्सीजन है इसको अपने अंदर लेना है, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन से होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो आता है बॉडी से, ठीक है, इसने क्या करना है? इसने अपनी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को, ये देखो यहाँ से इस रेड ब्लड सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड दे देना है इसको एल्व्यूलाई को, और ऑक्सीजन इसने अब्जॉर्ब करना है एल्व्यूलाई से, ठीक है ना। तो ये जो है रेड ब्लड सेल का काम है जिसने ये करना है, ठीक है। तो ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ पे होती है। अब बेसिकली क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई के अंदर ट्रांसफर कर दी गई और रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन दे दिया गया। ब्लड की सर्कुलेशन वो कहता है कि हार्ट ने करनी होती है। आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन कौन करवाएगा? करवाता है हार्ट। तो आपको पता है एक आर्टरी है जिसको आप कहते हो पल्मोनेरी आर्टरी।
इसने क्या करना है, इसने डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने लेना है, इस पल्मोनरी आर्टरी ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को ट्रांसफर करना है। इसने बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर ले जाना है। लंग्स में कहाँ पे, एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ये और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको मैंने कहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो नाम दे रहा है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द लेके आ रहा है, जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो ये कहाँ पे लाता है, लंग्स में, ठीक है। अच्छा, अब लंग्स में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एल्वियोलाई जो लंग्स की हैं उसके अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इस एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको इस ब्लड के अंदर ऐड कर दिया जाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसने ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करके क्या बन जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसने वापस एल्वियोलाई को दे दी और ऑक्सीजन यहाँ से अब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा जो है वो हार्ट को भेज दिया जाना है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन गिव्स टू हार्ट। हार्ट बेचारे ने क्या करना है, इसने इसको इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में, इंटायर बॉडी को ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है ना। इंटायर बॉडी को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जो वीन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसको आप कहते हो पुल्मोनरी वीन, पुल्मोनरी वीन इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल ड्रा कर देती हूँ। ये थी एल्वियोलाई, ये है ब्लड, ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, ये आरबीसीज हैं सारे, ठीक है। इस आरबीसीज के पास पहले थे कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। आया कहाँ से था ये, हार्ट ने बॉडी से लेके हार्ट ने दिया था लंग्स को, ठीक है। लंग्स में कहाँ पे, एल्वियोलाई के इर्द गिर्द। इसने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दी क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड था, इसने ऑक्सीजनेटेड बनना है और यहाँ से ऑक्सीजन ले ली और ऑक्सीजनेटेड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई। अच्छा, जब इसने अपने अंदर ऑक्सीजन लेनी है, रेड ब्लड सेल्स ने अपने अंदर ली ऑक्सीजन, इसके पास कौन सा जो होता है कंपाउंड होता है, वो होता है हमें पता है हेमोग्लोबन। तो हेमोग्लोबन ने जो है वो इस ऑक्सीजन को सारे टिश्यूज को ट्रांसफर करना होता है। इसने ऑक्सी हेमोग्लोबन बन के पूरे टिश्यूज को, ये ऑक्सीजन जो होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, हेमोग्लोबन ने ऑक्सीजन को सारे टिश्यू फ्लूइड को ट्रांसफर करना होता है ताकि इसको साइनोसिस से बचाया जा सके, टू प्रिवेंट फ्रॉम साइनोसिस। लो ऑक्सीजन कंडीशन को साइनोसिस कहते हैं, इसमें डेथ भी हो सकती है टिश्यूज की, ठीक है। तो नेजल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ तक लगी समझ इसकी, ये इसका मैकेनिज्म था, ठीक है ना। किस तरह ऑक्सीजन लिया रहता है एल्वियोलाई से खून में, और किस तरह खून जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में छोड़ देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ना एल्वियोलाई से दोबारा जो है बैकवर्ड पैथवे में जाएगी। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई के अंदर इकट्ठी हो गई है, इसने दोबारा क्या करना है, इसने फिर बैकवर्ड की तरफ जाना है। तो दोबारा जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद जो हवा इकट्ठी हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है इस एल्वियोलाई में, इसको एल्वियोलर डक्ट बैकवर्ड में ले लेना है ना एल्वियोलर डक्ट की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलर डक्ट है, ब्रोंक्यूल है, ब्रोंकाई है, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेजल कैविटी और नोस्ट्रल की मदद से बॉडी से बाहर निकाल देना है, ठीक है। जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, इनहेलिंग में ऑक्सीजन आ रही है और एक्सहेलिंग में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जा रही है बैकवर्ड पैथवे से, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी इनके अंदर और मज़ीद प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो वो कहता है कि जो नेजल कैविटी है ना, इसके अंदर ना छोटे छोटे ना हेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इस हेयर्स के पास क्या मौजूद है,
मतलब एक स्टिफ हेयर्स है, इस हेयर के पास ये एबिलिटी है कि ये हवा को क्या करे, हवा के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर सके, ठीक है। और प्लस यहाँ पे मौजूद है म्यूकस। तो म्यूकस आपको पता है स्टिकी लिक्विड होता है, जिसका काम क्या है, इसने हवा में मौजूद जो है वो बैक्टीरिया वगैरह या ऐसी चीज़ें हार्मफुल होती हैं उसको अंदर जाने से बचाना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कि इसका काम क्या होता है, इसने जो है हवा के अंदर जो बराबरी रखनी होती है, ज़्यादा गर्म हवा को भी नहीं अंदर जाने देना, ज़्यादा खुश्क हवा को भी नहीं अंदर जाने देना। जिस तरह की गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हवा होती है, तो जैसे ही इस जो है वो म्यूकस से हवा गुजरती है, क्योंकि ये ठंडी होती है, ठीक है, तो क्या होती है, ये हवा को मॉडरेट लेवल तक अंदर जाने देती है। और इसी तरह ही जब सर्दियों में हवा बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है या फिर धुंध की कंडीशन होती है, तो क्या होता है कि ये जो म्यूकस होता है, इसने अंदर नमी, ज़्यादा नमी वाली हवा को नहीं गुजरने देना, बल्कि उस पानी को अपने अंदर जमा कर लेना। जिस तरह के धुंध में जब आप निकलते हो तो आपके नाक में से पानी सा निकलना शुरू हो जाता है, वो म्यूकस ही है जो उस पानी को कैप्चर करता है जो धुंध में होता है, ठीक है। और हेयर्स का काम क्या है, इसने डस्ट वगैरह को कैप्चर करना है और अंदर किसी हार्मफुल सब्सटेंस को एंटर नहीं होने देना, वहीं पे ही रोक लेना है, ठीक है। क्लियर लगी समझ इसकी भी? तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना। क्लियर लगी समझ इसकी भी? तो ये होप्स हो कि आपको जो है वो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।